we were studying about the causes of backwardness of Bihar. And now we were studying the steps what can be done to remove the backwardness of our state Bihar. Now we had studied one or two steps. First was to control the population, and I had explained to you in detail that population is root of all problems. So if we can control the population, we can make a big contribution in the state development of our state. And then second step was the rapid growth in agriculture. That also we had studied, that if somehow we are able to make big changes in our agriculture. Remember the term evergreen revolution. In 60s, the decade of 60s, we had a green revolution. Now, after this, the last Congress government, we had thought of the second green revolution in India. So now we don't talk about green, but we talk about evergreen revolution. हमेशा अनाज के पैदावार में एक क्रांति जैसी हालत बनी रहे, तो वी कॉल इट एवरग्रीन रिवॉल्यूशन. तो 60s के समय में एक बहुत बड़े बदलाव लाए गए थे एग्रीकल्चर के फील्ड में, जिससे कि अनाज और दूसरी चीज़ों का भी प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ा था, जिसे हमने एक रिवॉल्यूशन का नाम दिया था ग्रीन रिवॉल्यूशन. और उसके जो आप कह सकते हैं कि जो मेन अगर फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो हम यहाँ तो उसमें दो साइंटिस्ट का नाम आता है जो लोग इसको मतलब जन्म देने वाले थे रिवॉल्यूशन को. एक उसमें साइंटिस्ट का नाम आता है नॉर्मन ई बोरलॉग, जो कि मैक्सिकन साइंटिस्ट थे, मेक्सिको के साइंटिस्ट थे. और उन्होंने वहाँ जो है ये हाइब्रिड वैरायटीज़ डेवलप करने पर रिसर्च किया था, अनाजों की हाई यील्डिंग वैरायटीज़. तो उस पर उनका काम था और उन्होंने नए किस्म के बीज वहाँ डेवलप किए थे जिनसे कि पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ाई जा सकती थी. तो नॉर्मन ई बोरलॉग जो थे मैक्सिकन साइंटिस्ट, जिन्होंने कि वो बीज तैयार किए थे जिनका यूज़ किया गया इंडिया में, और इंडिया में उस रिवॉल्यूशन को कैरी करने वाले, उसको आगे बढ़ाने वाले, उसको इम्प्लीमेंट करने वाले जो साइंटिस्ट थे, जिनका नाम आपने पढ़ा था एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन. तो इंडिया में जो है पूरा जिम्मा उन्हीं को जाता है. लेकिन अगर हाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर कहा जाए कि हु वाज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, और वहाँ अगर नॉर्मन बोरलॉग भी हैं ऑप्शन में, तो आप नॉर्मन बोरलॉग को टिक करें, क्योंकि इसका कंसेप्ट पूरा जो था वो नॉर्मन बोरलॉग का ही था, जो कि एग्रीकल्चर में एक इतना ज़्यादा डेवलपमेंट ले आया जाए कि जिससे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए. तो उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स करने की ज़रूरत थी. आपको अच्छे बीजों की ज़रूरत थी, अच्छे खाद की ज़रूरत थी, आपको इरिगेशन फैसिलिटीज़ इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी, आपको देख रेख बढ़िया से, यानी पेस्टिसाइड्स या जो भी चीज़ें हैं कि उनको देख रेख किया जाए फसल को ठीक से, कि डैमेज ना हो, उनमें कोई बीमारी नहीं लगे. फिर उसका सही ढंग से पकने के बाद उसको कटाई उसकी सही से हो जाए. ये पूरा प्रोसेस में मशीन्स का यूज़ किया जाए, ट्रैक्टर्स का यूज़ किया जाए, ताकि ज़्यादा इफ़िशियंसी से काम हो सके. तो पूरा एक नया कंसेप्ट उन्होंने एक तरह से एग्रीकल्चर का दिया था, जिसको कि देश में लागू किया गया बड़े स्तर पर, और हमारे यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन आया. जो हम एक समय हमारी हालत थी कि अनाज के लिए भूखमरी हो रही थी देश में, और ख़ास करके जो चाइना के साथ लड़ाई हुई थी, पाकिस्तान के साथ 65 में लड़ाई हुई थी, तो देश में अनाज की बहुत कमी हो गई थी. पहले से ही अनाज का प्रोडक्शन कम था,
और लड़ाई हो जाने की वजह से जो है अनाज पर कमी हो गई थी काफ़ी। तो ऐसे हालत में और देश में जब ये लागू किया गया, जब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था कि जय जवान जय किसान, यानी एक तरफ लड़ाई चल रही थी तो सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे थे जय जवान कह के, और दूसरी तरफ किसान जो कि खेतों में एक क्रांति ला रहे थे तो उनके लिए नारा दिया था जय जवान जय किसान। तो उस समय ये जो हमारे देश में क्रांति आई, अनाजों का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा, क्योंकि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो खेती बाड़ी, जो एग्रीकल्चर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि इरिगेशन फैसिलिटीज़, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, देन सीड्स, फर्टिलाइज़र, ठीक है, फिर ट्रैक्टर्स, मशीन्स, उसका नॉलेज जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड यूनिवर्सिटी सेटअप किए गए। तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया गया जिससे कि एक क्रांति आई और बहुत ज़्यादा हम अनाज का जो प्रोडक्शन है बढ़ा सके। जहां हम एक फूड डेफिसिट कंट्री थे, जहां खाने की कमी रहती थी, हमेशा लोगों को खाना नहीं मिलता था, वहां हम फूड सरप्लस कंट्री बन गए, यानी हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हम जो है अनाज पैदा कर रहे थे और हमने अनाज दूसरे देशों को बेचने लग गए। हम जो है फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट भी करने लग गए, अनाज हमारे यहाँ इतना ज़्यादा होने लग गया। तो आज लेकिन फिर उसके बाद से जो है हमारा धीरे धीरे स्टैग्नेंट हो गया, रुक गया ग्रोथ जो है एग्रीकल्चर सेक्टर। पिछले 20, 25, 30 सालों में उसका ग्रोथ काफ़ी रुक गया, क्योंकि उसको आगे, क्योंकि लोग एक तो मिसयूज़ करने लग गए, लोग जो है मिसयूज़ करने लग गए, तो उन्होंने लालच में सोचा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को हम वो कर लें, उगा लें उससे। तो हर चीज़ का एक जो है, जैसे कि मिट्टी है, तो मिट्टी का रिकवरी का एक रेट होता है, एक स्पीड होता है कि कितनी तेज़ी से वो अपने आप को रिकवर करती है। क्योंकि आप जानते हैं कि मिट्टी है, मिट्टी में जब अनाज पैदा होता है तो वो अनाज कैसे पैदा होता है? वो अनाज पैदा होता है जो उसके मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर होता है और चीज़ें, उनको लेके वो ग्रो करता है। न्यूट्रिएंट से ही पौधा ग्रो करता है, फूड होता है उसका वो। तो मिट्टी में भी इन चीज़ों को अगर पौधा लेने लगेगा, सारे पौधे लेने लगेंगे, तो मिट्टी में कमी हो जाती है इन चीज़ों की। तो धीरे धीरे एक नेचुरल प्रोसेसेस जो है, जो आपने पढ़ा था, तो उससे ये फिर से मिट्टी में आते हैं बाय नेचुरल प्रोसेसेस, लेकिन उनको टाइम लगता है, समय लगता है। तो क्योंकि मिट्टी से आप लगातार सारे पौधे चूस रहे हैं मिनरल्स को, तो मिट्टी में फिर से उतना लेवल मेंटेन करने में समय लगता है। लेकिन आदमी को उतना समय तो है नहीं, वो चाहता है कि तेज़ी से हम सारी चीज़ें लगातार खेती भी करते रहे। तो हालांकि उसके लिए किया गया कि खाद, केमिकल फर्टिलाइजर्स आप डालिए मिट्टी में ताकि वो न्यूट्रिएंट्स हम पूरा कर सकें। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कीजिएगा तो मिट्टी की भी एक ताकत होती है, उसको आप जब चूस लीजिएगा बिल्कुल तो कमज़ोर हो जाएगी मिट्टी। जैसे कि देखिए, इसी तरह इन ह्यूमन बींग्स में भी कहा जाता है कि जब आप बच्चे पैदा करते हैं तो उसमें गैप रखना चाहिए, एक बच्चे के बाद कुछ गैप देना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा बनता है वो माँ के शरीर से ही बनता है, माँ के शरीर से ही अपना सारा चीज़ लेके और उसी से शरीर उसका बनता है। अब बच्चे के शरीर में अगर हड्डियां बनती हैं तो माँ के शरीर से ही कैल्शियम लेता है, बच्चे के शरीर में प्रोटीन बनता है तो माँ के शरीर से ही प्रोटीन लेके बनता है। तो यानी कि जो बच्चा तैयार होता है वो माँ के शरीर का एक हिस्सा होता है। तो माँ के शरीर से जब एक हिस्सा निकल रहा है तो नेचुरल है कि माँ के शरीर में कमी आ जाएगी, तो उसको फिर से पूरा होने में, नॉर्मल हेल्दी होने में उसको समय लगता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप बच्चों में गैप रखा जाता है ताकि जो एक लेडीज़, जो विमेन है, उसका शरीर फिर से डेवलप हो सके ताकि वो अगले बच्चे को ठीक से जन्म दे सके। लेकिन अगर करते क्या है लोग कि बहुत तो नहीं प्लान करके करते हैं बच्चे, तो पता चला 1 साल बच्चे हुए, फिर अगले साल बच्चे, तो उसमें क्या होता है कि या तो माँ का शरीर बहुत कमज़ोर पड़ जाता है और नहीं तो बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं। जो बच्चे जन्म लेंगे वो क्या होंगे, कमज़ोर होंगे, उनका शरीर पूरा ठीक से बना नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल है माँ का शरीर कमज़ोर था, तो उससे जब बच्चा हुआ तो तो यही हाल है मिट्टी की भी, हर हर चीज़ का यही हाल है, जो भी चीज़ कोई जन्म देती है उसका यही हाल है। जैसे देखिए, आपने जब हम पढ़ रहे थे, बायोलॉजी पढ़ रहे थे, जब हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी को भी पढ़ा,
तो क्या वहाँ देखा कि आपने देखा था एक डिवीजन मेथड देखा था रिप्रोडक्शन का, कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, धीरे धीरे बड़ा होकर उसका बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और ये 2 इंडिविजुअल बन जाता है। तो वहाँ भी देखिए कि उसी का शरीर जो है वो बट जाता है 2 में। या किसी भी तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें होता यही है कि जो पेरेंट है उसका बॉडी का पार्ट जो है कहीं ना कहीं वो एज ए चाइल्ड ग्रो करता है, डेवलप होता है। तो नेचुरल है कि पेरेंट के बॉडी पर अफेक्ट पड़ेगा, उसका लॉस होगा, तो वो रिकवर करने में उसको समय लगेगा। तो इसी तरह मिट्टी जो कि इतना हमें पैदा करके देती है, फल फूल साग सब्जियां सब कुछ पैदा होती है मिट्टी से, जितनी भी चीज़ें हम मिट्टी में उगाते हैं, पेड़ पौधे फल फूल साग सब खाते हैं, तो आखिर वो कहाँ से आ रहा है? वो मिट्टी से हमें मिल रहा है, वो बन रहा है, मिट्टी के ही न्यूट्रिएंट्स उसमें लेके उससे फूड करके वो ग्रो कर रहा है। तो मिट्टी में लगातार कमी हो रही है, मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स को ही हम लोग जो भी कुछ खा रहे हैं वो हमें मिट्टी से मिल रहा है। हम जो भी कुछ खा रहे हैं वो या तो मिट्टी से या हवा से पानी से जो भी कुछ है मतलब एनवायरनमेंट से मिल रहा है। हम प्रोटीन खा रहे हैं तो प्रोटीन वो कहाँ से मिला हमें? वो प्लांट ने प्रोटीन बनाया, वो कैसे बनाया प्रोटीन? तो उसने कुछ न्यूट्रिएंट्स लिया, सॉइल से लिया, एयर से लिया, और उसको जो है फोटोसिंथेसिस करके जो है बना कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन वगैरह जो भी बना, उसी को हम खाते हैं अलग अलग, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो आखिरकार ये सारी चीज़ें हम कहाँ से ले रहे हैं? मिट्टी से ले रहे हैं, और मिट्टी से लगातार ले रहे हैं तो मिट्टी में तो कमी होगी। तो पहले जब होता था कि ठीक है आप थोड़ा उगाइए और थोड़ा उस मिट्टी को छोड़ दीजिए, या बहुत ज़्यादा नहीं उगाइए, जिससे कि मिट्टी को भी समय मिलता रहे अपने आप को रिकवर करने का। आप उसमें लगातार नेचुरल प्रोसेसेस हैं जो उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड करते रहते हैं। लेकिन आदमी की लालच जो है पिछले कुछ सेंचुरीज में बहुत ज़्यादा हो गई। पहले क्या था कि आदमी नेचुरली जो ग्रो करता था उसमें ही तोड़ के खा लेता था, अपना जो है पेट भरता था कि भाई पेड़ पर उग रहा है, उसको हम जो भी कहीं मिल गया उसको खा लिए। तो वो नेचुरल रेट था प्रोडक्शन का कि पेड़ अपने आप उगा रहा है, फल सब्जी जो भी कुछ है उसको लोग तोड़ के खा लेते थे। फिर उसको आदमी खुद से उगाने लग गया, जिसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। एक तो हुआ कि जो अपने आप पेड़ पौधे उगते हैं नेचर में, और एक हुआ कि हम एग्रीकल्चर करके उगाने लग गए। तो जब उगाने लग गए तो वहाँ हमारी लालच बढ़ गई, हमने सोचा कि जितना ज़्यादा उगा लो। पहले तो आदमी ज़रूरत हिसाब से उगाता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी लालच बढ़ती गई, क्योंकि पैसे का लालच, हर जगह लालच। तो कितना ज़्यादा उगा लें, तो ज़्यादा उगा लें तो मिट्टी से आप उगाइएगा तो मिट्टी में तो कमी हो जाएगी, उसका अपना एक स्पीड है उगने का, ग्रो करने का, आपको ज़्यादा स्पीड से चाहिए तो उसके लिए फिर तो उसी के लिए नॉर्मन बोरलॉग ने जो कंसेप्ट दिया कि अगर आपको तेज़ी से प्रोडक्शन चाहिए, ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, तो उसके लिए आपको मिट्टी को भी सारा चीज़ फैसिलिटी देना पड़ेगा, उसको बढ़िया से आपको पानी देना पड़ेगा, बढ़िया से आपको उसको जो है सारा कुछ जो भी एग्रीकल्चरल प्रोसेस होता है खेती बाड़ी का, चाहे वो दवाओं का यूज़ हो या मशीन्स का इस्तेमाल हो या पानी का हो या फर्टिलाइज़र्स आपको यूज़ करना होगा, ताकि न्यूट्रिएंट्स आप उसका पूरा कर सकें तेज़ी से। खाद क्यों डाला जाता है? ताकि जो मिट्टी में कमी हो गई है न्यूट्रिएंट्स की, उसको हम अलग से खाद के रूप में डालते हैं तो वो जो है उसका बढ़ जाता है लेवल न्यूट्रिएंट्स। उसी खाद को जो है न्यूट्रिएंट्स के रूप में पौधे लेते हैं और हमें वो फल सब्जी बना के जो भी है अनाज जो है देते हैं। तो लेकिन उसका जब मिसयूज़ करने लग गए लोग, तो बीच में मिट्टी की क्वालिटी डाउन होती चली गई, मिट्टी की क्वालिटी डाउन होती चली गई। आज ये हाल है कि पंजाब, ये सब स्टेट जो एक समय बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते थे, उनका आज आप जाके देखेंगे तो उनकी मिट्टी की हालत ख़राब है, वहाँ पैदावार ही नहीं होती है, प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो गया। अब किसान वहाँ बेचैन है, परेशान है, सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो प्रोडक्शन कैसे होगा? जब आप मिट्टी को बिल्कुल शोषण कर लेना चाहेंगे, चूस लेना चाहेंगे, तो मिट्टी की तो जवाब दे देगी मिट्टी, तो जवाब दे दिया है बहुत जगह मिट्टी ने। उसी तरह पानी आदमी ने इतना ज़्यादा निकालना शुरू कर दिया ज़मीन से कि पानी का लेवल नीचे चला गया, अब सब जगह का फेल हो गया है। पूरे बिहार का जो है एक समय था गर्मी में, मोटर बोरिंग सब फेल हो गया था। आज देखिए बहुत ज़्यादा सब जगह का पानी चला गया है, न
हैंडपंप में पानी आता है, न कुएं में पानी आता है, न ट्यूबवेल में पानी आता है, न पंप मोटर में पानी आता है। फ्रेश बोरिंग कराना पड़ रहा है बहुत जगह, ये हाल, क्योंकि वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया। इतनी तेज़ी से हमने पानी को निकाला है, उसका खर्च किया है, तो लोग नहीं समझते हैं कि थोड़ा थोड़ा पर्सनल लेवल पर थोड़ा थोड़ा वेस्टेज वाटर ही जो बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो जाता है, क्योंकि पानी की ज़रूरत हर ऑर्गेनिज्म को, हर इंसान को, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, छोटा बड़ा किसी उम्र का हो, हर किसी को पानी चाहिए। और सोचिए कि कितना ज़्यादा लोग हैं यूज़ करने वाले पानी को, तो अगर थोड़ा थोड़ा भी सब वेस्ट करना शुरू करेंगे तो कितना ज़्यादा वेस्ट हो जाता है पानी। और पानी जो ग्राउंड में रहता है, जो कि काफ़ी प्योर फॉर्म में रहता है, उसको जब हम ऊपर ला के उसको गंदा कर देते हैं तो फिर से साफ पानी का अवेलेबिलिटी वो बह जाता है। जो ऊपर नीचे से हमने पानी निकाल लिया, उसको बहा दिया नदी नाले में बहा दिया, तो वो तो चला गया नदी नाला में, अब गंदा हो गया पानी वो, तो वो फिर से रिचार्ज होने में बहुत समय लगता है ग्राउंड वाटर। तो हम अननेसेसरी, इसीलिए जो लोगों को समझने की ज़रूरत है कि पानी को हम अननेसेसरी नहीं निकालें, वेस्ट नहीं करें, जितना ज़रूरत है उतना इस्तेमाल करें। बहुत सोच समझ के, हम एक गिलास पानी भी पीते हैं तो उसे हमें सोच के उसमें पानी लेना चाहिए, जितना हम पीते हैं उतना ही लें। ये नहीं कि पीना है, एक कप भी नहीं पीना है और भर लिया गिलास और फिर बाकी पानी को फेंक दिया। इस तरह से अगर हर इंसान, हर बच्चा ऐसे फेंकने लगेगा पानी को, तो सोचिए कि कितना पानी वेस्ट हो जाता है। हम तो ध्यान नहीं देते क्योंकि बहुत उस समय में कोई उसका कॉस्ट फील नहीं होता है। हम पानी लिए अपना, ठीक है थोड़ा सा पीना था, बाकी को फेंक दिया। लेकिन इसी तरह से हर इंसान करेगा तो सोचिए कि पानी की कितनी ज़्यादा वेस्टेज होती है। तो वाटर इसी तरह, तो चाहे वो सॉइल की बात करें, वाटर की बात करें, एयर की बात करें, तो हमने उसको पोल्यूट कर, तो वाटर का बहुत मिसयूज़ हुआ है। किसान जो है उसको समझ नहीं है, लालच में है खाली। पानी, मोटर, बिजली फ्री दे दिया सरकार ने, बस मोटर चल रहा है, दिन रात पानी बह रहा है, खेतों में पानी बह रहा है। पानी बह के कहाँ जा रहा है उसको कोई हिसाब नहीं, क्योंकि उसको तो पैसा देना नहीं है। उसको तो लग रहा है कि मेरा तो कोई खर्च है नहीं, फ्री है बिजली मेरे लिए, मोटर चलने दो दिन भर, पानी गिरने दो, बहने दो। अपना अगर खर्च रहेगा, उसमें 1 रुपया भी देना रहेगा, तो आदमी उसको 10 बार देखेगा कि पानी तो नहीं गिर रहा है, पानी तो नहीं गिर रहा है। लेकिन वो फ्री कर दिया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, तो देखिए वो नदी बहा देगा पूरा। अजीब होती है आदमी की सोच, इसको क्या कहा जाए। पढ़ाई लिखाई करके सोचते हैं आदमी को कुछ सिखाया जाए, लेकिन पढ़ेंगे लिखेंगे तब अपना पर आ जाएगा, तो एक पैसा आदमी खर्च करने में 10 बार सोचेगा, लेकिन फ्री हो जाए तो उसको वेस्ट करने में उसका कोई लिमिट नहीं रहेगा, जितना बहा सको वेस्ट कर सको, क्योंकि मेरा तो उसमें कोई खर्च है नहीं। सोच है आदमी को, ये समझ नहीं है कि हम एक नेचुरल रिसोर्स जो कि हम सबका, उसको बर्बाद कर रहे हैं। उसको, उसकी सोच इतनी ही है कि मुझे तो बिल लग नहीं रहा है। दिल्ली में देखिए, मैं देखता था, मुझे बहुत कष्ट होता था कि लोगों के टैंक भर के पानी गिरता रहेगा, कोई मतलब नहीं, घंटों पानी गिर रहा है, किसी को मतलब नहीं है, पानी गिर रहा है। क्यों? क्योंकि ठीक है बिजली बिल आ रहा है तो हम दे देंगे, क्या है उससे, किसको फर्क पड़ रहा है, इतना उनको पैसे की दिक्कत नहीं। अब जो है केजरीवाल, जब पानी की किल्लत ऐसी हुई है, तो केजरीवाल गवर्नमेंट ने अब ऑर्डर किया है कि जो पानी बहते पाया जाएगा उसका 10,000 की 5,000 फाइन किया जाएगा। तो अब देखिए क्या हाल होता है गवर्नमेंट को ऐसा, क्योंकि इस तरह की वहाँ समझिए पानी की ऐसी कमी हो गई है। मैंने आपको बताऊं, दिल्ली में आईएएस अफसरों को पानी ढोते हुए देखा है, खुद खुद आईएएस अफसरों को मैंने देखा है पानी ढोते हुए बाल्टी में। नीचे से पता चला टैंकर में पानी आया हुआ है, बाल्टी में ढो ढो के लिफ्ट में ले जा रहे हैं फ्लैट में। तो ये हाल हो जाती है वहाँ कमी पानी की जो है, तो नेचुरल है, फिर ऐसे टाइट कंडीशन करने पड़ेंगे, फाइन करना पड़ेगा कि जो भी गाड़ी धोता हुआ पाया जाएगा या पानी जिसके टंकी से गिरता पाया जाएगा उसको 10,000 या कितना फाइन किया है। तो वाटर का हमने बहुत मिसयूज़ किया है। एग्रीकल्चर में वाटर का आपको ज़रूरत है, देखिए इसलिए मोदी ने दिया कि मोर ड्रॉप पर क्रॉप, सॉरी, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, यानी जितना हम एक बूंद पानी का इस्तेमाल करके कर रहे हैं, हमें एक बूंद पर फोकस करना है
कि एक बूंद पानी से हम जो फसल पहले से लेते आ रहे हैं उसको हम ज़्यादा फसल कैसे ले। इसका मतलब वाटर का इफिशियंट यूटिलाइजेशन की बात कर रहा है नरेंद्र मोदी। और सबसे पहले देखिए इनकी सरकार आई थी तो क्या किया था, सॉइल हेल्थ सर्वे कराया था, सॉइल रिपोर्ट कार्ड बनवाया था किसानों। वो कोई बड़ी चीज नहीं है, वो बहुत सालों से वो कहा जा रहा है, समझाया जा रहा है। मोदी ने खाली उसको ढंग से किया तो लोगों को लगा अरे भाई कितना बड़ा क्या काम किया। ये कहा जाता है, पढ़ाया जाता है किताब में, जो वैज्ञानिक कहते रहते हैं कि आप अपने सॉइल को समझ के उस हिसाब से यूज करिए, खाद बीज केमिकल जो भी यूज करते हैं। पहले आप अपने मिट्टी को जानिए कि मिट्टी में मेरा क्या है, मिट्टी का क्वालिटी किस तरह का है, उसका नेचर किस तरह का है, उसमें क्या कमी है, क्या उसमें ज़्यादा है, और उसको जान के फिर आप उसमें जो भी चीज़ों का, ये नहीं कि अब सब कोई डाल रहा है खाद तो हम भी ये वाला खाद डाल दें। आप अपने मिट्टी का जांच किए कि आपकी मिट्टी में क्या ज़रूरत है। ये तो वही हालत हुआ कि भाई मेरा सिर दर्द हो रहा है तो मैं सबका पेट खराब हो रहा है, सब जो है पेट खराब की दवा खा रहे हैं तो मैं भी वही दवा खा लूं भले मुझे सिर दर्द हो रहा है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ कहे ना कि भेड़ चाल वाला रवैया है लोगों का। हमारे यहाँ भेड़ चाल रवैया कि जहाँ भीड़ चल रही है, जिधर भेड़ों को देखते हैं, आगे वाला भेड़ जहाँ चलेगा पूरा का पूरा झुंड उसी के पीछे चल देगा। वो खाई में, आपको पता है भेड़ों का, या खाई में अगला वाला अगर कूद गया, जाके गलती से चला गया खाई की तरफ, सारे के सारे जाके चल जाएंगे पीछे पीछे और खाई में कूदते चले जाएंगे। इसको कहते हैं भेड़ चाल कि अगर अगला जो लीडर है भेड़ का, जो आगे वाले ग्रुप, वो अगर गड़बड़, वो गलती से भटक के खाई की तरफ चला गया, सब उसके पीछे पीछे चल देंगे और वो गिरता जाएगा खाई में, उसके पीछे पीछे सब बढ़ते बढ़ते पूरा का पूरा हजारों अगर है तो सब गिर जाएंगे खाई में जाके, क्योंकि उनको इतना ही पता है कि जो आगे है उसके पीछे चलना है। और यही हाल है आदमी का, वो जो देख रहा है अगल बगल जो लोग कर रहे हैं वही वो भी करेगा। सिविल सर्विस का तैयारी करने वाले बच्चों का भी यही हाल है, भेड़ चाल में। जो देखेगा हाँ वो किताब पढ़ा, अच्छा हम भी यही पढ़े। तो किसानों में भी तो ये बहुत ज्यादा है भेड़ चाल, जो देखेगा सब कर रहे हैं वही, जो वो खाद डाल रहे हैं बस हम भी वही, मेरा मिट्टी क्या है उसका मिट्टी क्या है ये नहीं जानेंगे, जो वो डाल रहा है वो हम भी डाल देंगे। तो इसी के लिए कहा गया कि जो सॉइल हेल्थ सर्वे इतना पूरे देश में कराया गया, मोदी का बड़ा लगा कि मोदी ने कौन सा बड़ा, हाँ किया उन्होंने, इट वॉज अ वेरी गुड स्टेप, इट वॉज द राइट स्टेप टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, कि सबसे पहले कराया और उसका बड़ा इसलिए कराया कि ताकि किसानों की जो एक ये उसका दिमाग जगे कि भाई हमारा मिट्टी का ये है कंडीशन, तो उस हिसाब से हमें ये चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। उसको पता ही नहीं है, वो बस हर साल उसकी आदत है ये डाल देना है, जब खेती करेंगे ये डाल देना है, ये डाल देना है। जो आपको मैंने अभी समझाया कि पता चले कि हर साल हमें सिर दर्द हो रहा है लेकिन उसका पेट खराब का दवा खिला रहा है, पिछली बार यही खिलाया था इस बार भी यही खिलाएंगे, आदत। तो इसीलिए सॉइल हेल्थ सर्वे पूरे देश में कराया गया, हर जगह किसानों को उनका सॉइल टेस्ट करके उसका रिपोर्ट दिया गया कि हाँ आपकी मिट्टी का ये है इस तरह का है, उसमें ये आपको इतना इस्तेमाल, और वो भी क्वांटिटी कि इतना ही इस्तेमाल आपको करना है। दवा खाने में हम लोग कैसे सोचते हैं कि अच्छा बुखार है तो अच्छा एक दो गोली खा लिए ठीक हो गया तो छोड़ दिए, करते हैं कि लगातार खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं, लेकिन मिट्टी के साथ लोग वही करते हैं। उसको ज़रूरत है 1 किलोग्राम खाद की, उसको डाल देंगे 20 किलोग्राम, डालते जाएंगे कि उसका इतना पेट भर दो कि उसका तबीयत खराब हो जाए, मर जाए। पानी की ज़रूरत है 1 गैलन का तो डाल लेंगे 10 गैलन उसमें डाल दो, दवा का ज़रूरत है 1 ग्राम का तो इतना डाल दो। तो इसके कारण जो है हमारा एग्रीकल्चर पिछले 20-30 सालों में जो है उसका काफ़ी नुकसान हुआ, जो ग्रोथ होना चाहिए था वो ग्रोथ नहीं हुआ। तो अब मोदी जो आए तो उसको काफ़ी उन्होंने उसमें लग गए हैं कि भाई एग्रीकल्चर को सुधार करना है, उसके लिए बहुत सारा स्कीम लाए, किसानों के लिए डीडी किसान चैनल आए जो बहुत ज़रूरी था। डीडी किसान चैनल एक किसानों के लिए चैनल, टीवी चैनल लॉन्च किया गया, 24 आवर चैनल फॉर फार्मर्स, ताकि किसान उससे कम से कम देख के अपना समझ सके, जान सके कि हमें क्या बदलाव करने हैं। तो कदम जो उठाए हैं मोदी जी सरकार ने, काफ़ी अच्छे कदम उठाए हैं, ये बात है तारीफ करने लायक।
जो भी इस तरह के कदम उठाए गए हैं ताकि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट किया जाए, काफ़ी तारीफ के लायक कदम हैं। डीडी किसान चैनल लॉन्च करना और बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च करना, एग्रीकल्चर को इतना बूस्ट करना, गायों की देखभाल यानी एनिमल हस्बेंड्री पर फोकस करना, गाय या भैंस या जो भी इस तरह के दूध देने वाले जानवर होते हैं उन पर फोकस करना कि उसमें भी उनके लोकल ब्रीड्स को बढ़ावा देना, क्योंकि लोकल ब्रीड्स का भी काफ़ी बेनिफिट्स होता है जिसको हम लगभग अब ख़त्म कर दिए हैं। अब लोकल ब्रीड्स के जानवर पाए ही नहीं जाते हैं। ठीक है, तो उनको फिर से रिजुवनेट कर किया कि जहाँ भी हैं लोकल ब्रीड्स के जानवर, गाय हैं भैंस वगैरह हैं, उनको डेवलप किया जाए, बढ़ाया जाए, उनका ब्रीडिंग किया जाए, क्योंकि लोकल ब्रीड्स में जो कुछ क्वालिटी होते हैं वो हाइब्रिड में नहीं पाया जाता। तो हमारे यहाँ की देसी जो मगही गाय है उसमें जो क्वालिटी कुछ पाया जाता है वो जो है जर्सी और बाकी सब गायों में नहीं पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो एग्रीकल्चर में, तो एक नए फिर से क्रांति की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं मोदी उसमें लगे हुए हैं। इस बात में मैं तारीफ करूंगा उनकी कि वो लगे हुए हैं एक नई क्रांति फिर से एग्रीकल्चर सेक्टर में लाने की कोशिश जो है, जिसको मैंने कहा एवरग्रीन रिवोल्यूशन या ग्रीन रिवोल्यूशन 2 भी उसको लोग कहते हैं। जैसे है ना, हर चीज़ का 1 और 2 हो जाता है। आजकल फिल्मों में देखिए होता है ये 1 तो 2, स्पाइडरमैन 1 स्पाइडरमैन 2, 3 4 5 बहुत हो जाता है। तो उसी तरह ये ग्रीन रिवॉल्यूशन 2 या एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन की हम बात करते हैं। तो आज उसी की कोशिश है, बहुत तरह से मोदी कोशिश कर रहे हैं, नियम कानून बदल के, किसानों की सोच, एमएसपी का एक कल्चर चेंज करके बहुत तरह का चेंजेस ला रहे हैं, कोशिश में लगे हो। ऐसा नहीं है, इस मामले में एज ए पर्सन, एज ए प्राइम मिनिस्टर हम मोदी का बहुत बड़ा उसका हम सपोर्टर है। ही इज डूइंग द बेस्ट दैट कैन बी डन फॉर कंट्री दिस मोमेंट। आज देश के लिए जो सबसे हर कुछ किया जा सकता है वो कर रहे हैं, लेकिन मेरा है कि पहले जो इस हाल में लाने वाले भी जो है भाजपा के ही लोग हैं। ये नहीं लाए लेकिन दूसरे लोग लाए। तो आज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो डैमेज हमारा इकोनॉमिक हुआ, खैर चलिए वो पॉलिटिकल अलग है। लेकिन हाँ, जो भी इस तरह का स्टेप इन्होंने, देखिए मोदी ने बहुत जो स्टेप उठाए, किसानों के लिए उनका अकाउंट खुलवाया बैंक में ताकि उनको इजी एक्सेस टू फाइनेंस हो, पैसे बैंक से आसानी से मिल सके, बहुत बड़ा कदम था। क्योंकि किसानों की एक मेजर समस्या होती है कि उनको समय पर पैसे नहीं मिल पाते हैं। जब उन्हें ज़रूरत होता है कोई भी चीज़ खरीदने का, उस समय पैसा नहीं मिलता है। तो उसके लिए जनधन अकाउंट वगैरह सब खुलवाया, पूरे बहुत सारे लोगों का खुलवाया, लगभग कहिए कि पूरे देश का जनधन अकाउंट खुला, सबका अकाउंट आधार वगैरह बन गया सबका। फिर उन्होंने बहुत सारा किसान क्रेडिट कार्ड का स्कीम चला ताकि किसान को आसानी से लोन वगैरह का फैसिलिटी मिल सके, या बैंकिंग फैसिलिटी जो है गांव सब हर तरह से हो सके। आज देखिए बैंकिंग फैसिलिटी हमारे यहाँ कितना डेवलप हो चुका है, हर जगह आप जो है मोबाइल से, इंटरनेट से पैसा किसी को भी आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आज डिजिटल सिस्टम हो गया तो उसका कॉस्ट ऑफ पेमेंट कितना कम हो गया। आज आप 1 सेकंड में 1 लाख रुपया कहीं ट्रांसफर कर दीजिए यूपीआई से, कोई दिक्कत नहीं। 1 सेकंड में 1 लाख रुपया, आपको ऐसे 1 लाख रुपया ट्रांसफर कर बहुत झमेला था। अभी आप यूपीआई से इतना आसान हो गया कि 1 सेकंड में 1 लाख हो, 10 लाख हो, कितना आप फट से उसको कहीं भी किसी को भी दे सकते हैं, ट्रांसफर कर दे सकते हैं। कोई उसका चार्ज नहीं है, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। पहले आपको चार्ज लगता था। तो बैंकिंग बहुत चीप हो गया, बैंकिंग फैसिलिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच। अब देखिए हर आदमी, देखिए सड़क पर जो भी कोई रिक्शा है, ठेला है, कुछ भी चला रहा है, वो अपना यूज़ कर रहा है, फ़ोन पे, गूगल पे जो भी है, वो अपना जो है पैसा ले रहा है स्कैन करके। जो उसको पैसा देना है, जिसको भी मोबाइल से हम पैसा उसको पेमेंट कर देते हैं, हर किसी के पास है। आज यूपीआई का यूज़ करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है भारत, जो एक समय था कि पिछले सरकार तक, मतलब कांग्रेस के बाद तक अभी यहाँ डिजिटल पेमेंट का आया भी नहीं था कंसेप्ट, ज़्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते थे, और आज हम उसके दुनिया के सबसे बड़े यूज़र हो गए हैं उस फैसिलिटी। तो इससे हर आदमी को सुविधा हुई है, सहूलियत हुई है, इकोनॉमी को भी डेवलपमेंट हुआ है। तो ये सारे कदम जो है, जैसे किसान के लिए भी बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठाए गए। किसान को कुछ सपोर्ट पैसा भी दिया जा रहा है कि हाँ चलिए आपको एनुअली इतना पैसा सरकार दे रही है, या बहुत सारी स्कीम लॉन्च किया गया है
और उसको चाहे मेडिकल फैसिलिटीज़ की दिक्कत हो उसको, या और है बिजली की हालत हो, पानी की सुविधा, हर चीज़ की जो है उसको किया गया है, ताकि एक और फिर से हम देश में एग्रीकल्चर के फील्ड में क्रांति ला सकें। तो ये स्टेप्स जो है करने के लिए, तो ये बहुत मतलब आज मोदी का इसमें तारीफ करना चाहिए कि एज ए प्राइम मिनिस्टर ही इज डूइंग सच थिंग्स, कि एग्रीकल्चर में, और जो उनका एक टारगेट रखा था कि भाई एग्री जो किसान की इनकम को हमें डबल करना है। तो अब यहाँ पर दिक्कत यह है कि किसान की इनकम को डबल करना, किसान को उसका मिलता नहीं है पैसा जो है, क्योंकि वो पैदा करता है लेकिन उसका पैसा सारा जो है बीच में जो ट्रेडर्स होते हैं उनके जेब में चला जाता है। तो आज देखिए कि मैंने जैसे आपको बताया था कि बाजार से हम जो अगर 100 रुपए किलो का चावल खरीदते हैं, किसान को हार्डली उसका 30 रुपए किलो उसका प्राइस मिलता है, बाकी 70 रुपया जो है वो मार्केट में कहीं ना कहीं किसी के जेब में जाता है। तो ये अब किसानों की इनकम आप कैसे डबल कीजिएगा, क्योंकि आप उसका प्रोडक्शन बढ़ा लीजिएगा, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, लेकिन किसान का इनकम डबल करना इज मोस्ट डिफिकल्ट, क्योंकि किसान के जेब तक वो पैसा नहीं पहुंच पाता है। तो बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन देखिए किसानों से भी कहा जा रहा है कि आप भी अपना प्रयास कीजिए, आप भी अपना तौर तरीकों में बदलाव लाइए, ग्रो करना, नई चीज़ों को ग्रो करिए, साथ में मिक्स्ड क्रॉपिंग वगैरह की कई फसलों का आप ये करिए, एक ही फसल नहीं उगाइए, और नए तरीके नई चीज़ों का ग्रो करिए, जैसे कि है उसमें कि पेड़ भी आप लगाइए, खेत में है तो अगल बगल उसके मेड़ पर कुछ पेड़ लगा दीजिए जिनकी लकड़ी की कीमत होती है बहुत। तो इन सब तरीकों से आप साथ में कुछ जानवर भी पालिए। क्रॉपिंग का तरीका है कि आप चारा वगैरह इस तरह करें कि एक पार्ट जो है खेत का आप उसको चारे के लिए इस्तेमाल कीजिए, ताकि जानवर उसमें उसका खाना भी हो सके। साथ में और कई चीज़ें हैं कि आप जैसे बी कीपिंग करिए या सेरिकल्चर कीजिए, फिश कीपिंग करिए, फिशिंग करिए। तो इन चीज़ों से भी जो है इनकम जो है वो बढ़ा ले। हाँ, खाली कोई सोचेगा कि मैं गेहूं उगा के अपना इनकम डबल कर लूं, वो संभव नहीं। गेहूं और दाल उगा के खाली सोचेगा किसान की मेरी इनकम डबल हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन हाँ, आपको भी इनोवेटिव होना पड़ेगा, आपको अपना खर्च कम कर, सबसे बड़ी बात एक और मैंने बताया एग्रीकल्चर में कि किसान का खर्च बहुत है जो कि अननेसेसरी। अब उसको खाद डालना है 1 बोरा, तो उसको लोग कह दे रहा है जहां से वो डाल रहा है उसमें 3 बोरा, तो उसको कॉस्ट तो बढ़ जा रहा है। उसको 1 ही बोरा खाद डालना था लेकिन वो 3 बोरा खाद यूज कर रहा है, तो उसका कॉस्ट बढ़ गया। उसी तरह पानी है, कोई भी चीज जो उसको यूज, तो इनपुट्स को वो हमें मिनिमाइज करना है। जरूरत से ज्यादा इनपुट्स का यूज किया जा रहा है, जिसकी वजह से किसान का खर्च बढ़ जा रहा है और उसके हिसाब से उसका प्रॉफिट कम हो जा रहा है। तो दूसरा तरीका मोदी ने जो देखिए कहा कि मोर क्रॉप पर ड्रॉप, या फर्टिलाइजर का आप इफेक्टिव यूज करिए, या फर्टिलाइजर की जगह आप नेचुरल गोबर और इन चीज़ों को सड़ा के जो मैन्योर बनता है उसका इस्तेमाल कीजिए। वो ज़्यादा हेल्दी भी होता है, खेतों के लिए बढ़िया भी होता है, और उससे जो उगेगा वो बिना केमिकल का जो फूड प्रोडक्ट होगा तो उसका वैल्यू भी ज़्यादा होगा, लोग उसके लिए ज़्यादा पे करने के लिए भी तैयार है। हम जो चावल 50 रुपये अगर खरीदते हैं ऑर्गेनिक के नाम पर, वो चावल लोग 100, 150, 200 रुपये का भी केजी खरीद के खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई हम शुद्ध चीज़ खाएं ताकि हमें कोई बीमारी ना हो किसी तरह का, तो वो ज़्यादा पे करने के लिए भी तैयार है। तो आप, कहा जा रहा है कि नेचुरल तरीके से आप ऑर्गेनिक फार्मिंग का देखिए आपको पढ़ा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर फोकस किया जा रहा है कि सब लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडॉप्ट कीजिए, केमिकल्स को छोड़िए, नेचुरल तरीके से कीजिए। तो लोगों ने उसका वैल्यू समझा है, लोग आज ऑर्गेनिक का प्राइस पे करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन वहाँ भी है कि अभी बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं उतना महंगा खरीद सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उससे हम एक बेहतर जो है किसान को उसका दे सकते हैं कि एक तरफ उसका कॉस्ट भी कम हो जाएगा और दूसरी तरफ उसका कुछ प्रॉफिट बढ़ेगा, तो उसका जो एक मार्जिन है वो बढ़ जाएगा, प्रॉफिट उसका बढ़ जाएगा। तो इस तरह की हमें एक इनोवेशन की ज़रूरत है एग्रीकल्चर के फील्ड में, और किया भी जा रहा है। बहुत तरह का इनोवेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में किया जा रहा है। साइंटिस्ट को जो है नए नए एग्रीकल्चर के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करने, इंजीनियर्स को, साइंटिस्ट को कहा जा रहा है और डेवलप कर रहे हैं लोग। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को कहा जा रहा है कि आप एग्रीकल्चर से जुड़े हुए एक्टिविटीज़ को टेकअप कीजिए।
क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई एग्रीकल्चर के या उससे जुड़े हुए काम को देखना ही नहीं चाहता। तो एग्रीकल्चर का डेवलप कैसे होगा? अनपढ़ लोग तो करेंगे नहीं डेवलप, जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हीं को जो है कुछ ना कुछ डेवलप करना होगा। तो इसीलिए उसमें मोटिवेट किया जा रहा है, मोदी के द्वारा कर भी रहे हैं। उसमें एग्रीकल्चरल अप्रेंटिस और कई तरह का उसके लिए स्कीम्स और शुरू किया गया है प्रोग्राम्स, ताकि उसमें लोगों को भी रोजगार मिले, लोगों को भी रोजगार मिलेगा और साथ ही साथ एग्रीकल्चर का भी डेवलपमेंट होगा। तो बहुत सारे इस तरह के क्रिएट किए गए हैं, लेकिन युवाओं की भी ज़रूरत है कि वो उस चीज़ पर फोकस करें, वो उसमें अपना कैरियर को देखें, अपना उसको एज ए कैरियर अडॉप्ट करें। तो एग्रीकल्चर में हमें एक रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पॉइंट दिया गया है, रैपिड ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। और वो मैंने आपको कहा कि खाली हम सोचें कि अनाज उगा के और ये ट्रेडिशनल फसलें उस तरह से उगा के हम कर पाएंगे, वो संभव नहीं। मैंने कहा कि हम लगभग सैचुरेट हो चुके हैं फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन और इन चीज़ों में, उसमें अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा पाना पॉसिबल नहीं है। जितना हो सकता था उतना हम कर रहे हैं लगभग, लेकिन उसमें कुछ नई चीज़ों का, नए तरीकों का इस्तेमाल करके हम इनकम को बढ़ा सकते हैं, टोटल प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो वो हमें करने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को फोकस करने की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी बेहतर हो सकता है और वो हमारे राज्य की इकोनॉमी को काफ़ी जैसे बिहार सरकार भी, अगर हम अभी तक मोदी जी की बात कर रहे थे, बिहार सरकार की भी बात करें तो यहाँ भी एग्रीकल्चरल रोड मैप जो है वो तैयार किया गया था नीतीश कुमार जी की सरकार, पिछली सरकार ही के द्वारा। वो पिछली सरकार में ही बना था एग्रीकल्चरल रोड मैप अगले 5 साल 10 साल के लिए एग्रीकल्चर को, लेकिन उसका यहाँ इम्प्लीमेंटेशन उतना बढ़िया नहीं हो पा रहा है। इम्प्लीमेंटेशन क्योंकि स्टेट में पॉलिटिक्स के अलग मुद्दे हैं, सरकार को जो है अपना सरकार की कुर्सी ही बचाने में लगी हुई है कि कैसे सरकार चले। तो जब सरकार, लंगड़ी सरकार जो है ज़्यादा चल नहीं पाती है, और हम लोग की अभी बिहार में लंगड़ी सरकार बन रही है, कभी उसका सहारा लिए, कभी उसका सहारा लिए, कभी उसके साथ मिल के बना रहे हैं, कभी उसके साथ, कब गिर जाएगा। तो हमारी सरकार जो है वो कमज़ोर सरकार है, लंगड़ी सरकार बन रही है। और मोदी इस चीज़ को क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि मोदी की सरकार मजबूत बन रही है, इसलिए उनको ये डर नहीं है कि हाँ कब गिर जाएगी सरकार, कब इसका सपोर्ट लेना है, उसका सपोर्ट लेना है। तो इस वजह से जो भी पॉलिसीज़ को हैं वो लागू कर पा रहे हैं एफिशिएंटली। और हमारे यहाँ वो चीज़ें, कोशिश है, सरकार की कोशिश है जो भी सरकार, लेकिन वो लागू नहीं हो पा रही है क्योंकि सरकार ही स्टेबल नहीं है। सरकार दिन रात इसी चिंता में है कि कब तक हम रहेंगे, कब गिर जाएंगे पता नहीं, कभी ये पार्टी से मिल के बनाइए, कभी उसके साथ मिल के बनाइए। मजबूरी है क्योंकि आपको जनता का उतना सपोर्ट नहीं है, किसी भी पार्टी को इतना सपोर्ट नहीं है कि वो एक मजबूत सरकार बना सके अकेले। बिहार में ऐसी कोई पार्टी ही नहीं है कि जो अपने सरकार बना सके और चला सके उसको 5 साल जो है। तो ये एक कमी है, जो आप पॉलिटिकल उस पर कहिए कि कमी है, सरकार है। तो एग्रीकल्चरल रोड मैप बना है, बहुत बढ़िया रोड मैप बनाया गया है बिहार के एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए, लेकिन वो लागू नहीं हो पा रहा है। क्योंकि लागू कैसे होगा? सरकार के पास उतनी ताकत रहेगी तब ना। अभी तो शिक्षा विभाग में हो रहा है, हेल्थ में हो रहा है, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि इन दोनों सेक्टर में कम से कम हो रहा है। तो 2-3 विभागों में हो रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन में हो रहा है, एजुकेशन में हो रहा है, हेल्थ में हो रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। जो बन रहा है, प्लान बन रहा है, लेकिन वो लागू नहीं हो पा रहा है क्योंकि सरकार के पास इच्छा शक्ति की कमी है। देयर इज अ लैक ऑफ विल पावर इन द गवर्नमेंट, एंड सो द गवर्नमेंट डिस्पाइट मेकिंग वेरी गुड प्लान्स, इट इज नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट दोज प्लान्स। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ अच्छे अधिकारी नहीं, अच्छे अधिकारी भी हैं, काम करने वाले लोग भी हैं, लेकिन अधिकारी को जब तक ऑर्डर मिलेगा नहीं, जैसे के पाठक जी को, उनको ऑर्डर मिला हुआ है कि आपको जो मन में आता है करिए। तो देखिए के पाठक लगे हुए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, कोई बोलने वाला नहीं, किसी का सुनने वाला नहीं, जो मन आ रहा है कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, बुरा नहीं कर रहे हैं।
तो उसी तरह अगर कोई एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई आईएएस होता, उसको ऐसा मिल जाता कि हाँ आप जो मन है करिए, आप एग्रीकल्चर को सुधार कीजिए, तो एग्रीकल्चर में भी सुधार होता। तो ये जो है एग्रीकल्चर में हमें बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारा बैकबोन है बिहार का। बिना एग्रीकल्चर के सुधार, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 80% जो हमारे लोग हैं गांव के और शहर, वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए उसमें लगे हुए हैं। और जब तक एग्रीकल्चर का सुधार नहीं होगा तब तक जो है उनका सुधार होना संभव नहीं है, और जब तक बिहार का सुधार नहीं होगा तब तक देश का सुधार संभव नहीं है। तो फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट देखा था फ्लड कंट्रोल। बाढ़ और सूखे की समस्या भी हमारे यहाँ विकराल होती है। नॉर्थ बिहार में बाढ़ आ जाती है, साउथ बिहार में जो है सूखा पड़ जाता है। तो उसके बारे में भी हम काम कर रहे हैं कि मैंने बताया था कि रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो हमारे चल रहे हैं, ताकि जिन नदियों में बाढ़ आ जाती है उनका पानी को हम जो है, जिन नदियों में सूखा रहता है वहाँ हम उसको बढ़ा दें पानी, तो ताकि एक बैलेंस हो जाए और न बाढ़ आए, और दूसरी तरफ हमें जहाँ पानी की कमी है उसको हम पूरा कर सकें, वहाँ भी खेती अच्छे से हो सके। तो फ्लड कंट्रोल जो है, इसमें भी जो है बहुत साल से और बहुत पैसा खर्च किया गया। देखिए ऐसा नहीं कि सरकार करती नहीं, सरकार बहुत पैसा खर्च करती है हर साल, लेकिन वो पैसा काम में इस्तेमाल होने से ज़्यादा लोगों की जेब में चला जाता है। दिक्कत ये है, पैसा बहुत आता है, सरकार देती है फ्लड कंट्रोल के लिए, लेकिन वो पैसा कहाँ जाता है ये पता नहीं चलता है। तो इन चीज़ों को हमें, करप्शन को कहीं ना कहीं रिड्यूस करने की ज़रूरत है, और इफ़िशियंटली हमें जो चल रहा है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह, या हमें कुछ डैम्स वगैरह बनाने होंगे नेपाल गवर्नमेंट से बात करके, ताकि बाढ़ वगैरह को रोका जा सके। बाढ़ में 6 महीना डूबा रहता है नॉर्थ बिहार हमारा, और इधर जो है साउथ बिहार में सूखे की समस्या है। तो ये भी हमारे इकोनॉमी को कहीं ना कहीं बैकवर्ड बना देते हैं, जो हमारा डेवलप होना चाहिए था वो पिछड़ा हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मैंने आपको बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर चीज में क्या आते हैं, रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग, ठीक है, और इस तरह के जो भी फैसिलिटीज़ हैं जिस पर कि इकोनॉमी काम करती है तेज़ी से, तो उनको डेवलप करने की ज़रूरत है, और हो भी रहा है। आप देख सकते हैं कि हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। काफ़ी, इसमें भी नीतीश सरकार का काफ़ी जो है इसमें तारीफ करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा काम हुआ है, सड़कें अच्छी बनी है, मेट्रो का काम तेज़ी से चल रहा है पटना में, और बाकी जगह भी देखिए पूरे बिहार में गांव वगैरह में हर जगह सड़कें काफ़ी अच्छी बन गई हैं। बिजली की व्यवस्था काफ़ी अच्छी हर जगह हो गई है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, फिर इंटरनेट हो गया, या और सर्विसेज, बैंकिंग वगैरह हो गया। तो बैंकिंग में थोड़ा सा अभी भी ज़रूरत है काम करने की, खैर देखिए देखते हैं। फिर इरिगेशन वगैरह की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर है पानी की। देयर इज शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन बिहार। देखिए आज भी सच है ये बात, देयर इज शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन बिहार। देखिए पहला ही लाइन में कह दिया आपको कि देयर इज शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन बिहार। आज क्या है कि बिहार में बिजली की कमी है। हमारे यहाँ प्रोडक्शन काफ़ी कम है, हम तो बिजली खरीदते हैं बहुत ज़्यादा बाहर से। तो हमें बिजली का रेट बहुत महंगा कर दिया बीजेपी गवर्नमेंट ने। केंद्र ने आज से 2 साल पहले बिजली का दर बहुत बढ़ा दिया था। नीतीश कुमार जी ने मोदी को कहा भी कि भाई जब आप गुजरात को 2 रुपये यूनिट बिजली देते हैं तो हमें आप 10 रुपये यूनिट बिजली क्यों दे रहे हैं। आप गुजरात को, मध्य प्रदेश को, या और राज्य को जहां आपकी सरकार है वहां आप 2 रुपये यूनिट बिजली देते हैं और हमें आप 10 रुपये यूनिट बिजली देते हैं, ये कहाँ का इंसाफ है। लेकिन राजनीति थी अपनी अपनी, उनको उस समय इनकी सरकार गिरवानी थी इसलिए महंगी कर दिए थे जान के बिजली यहाँ। तो नीतीश कुमार की सरकार ने उसको किसी तरह सब्सिडी पर अपने झेला कि ठीक है हम जनता को महंगा इतना नहीं देंगे बिजली, क्योंकि जनता तो खरीद नहीं पाएगी, इस रेट पर दे नहीं पाएगी। तो उन्होंने अपना सब्सिडी का, अपना स्टेट गवर्नमेंट का फंड देके सब्सिडी के रूप में उस रेट को कम किया जनता पर। देखिए आपको सब्सिडी देती है काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी पर, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी कमी है। आज उतनी ही बिजली है, अब उसमें ही आपको जो है, आपको मेट्रो का भी काम अब हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा बिजली की ज़रूरत पड़ती है।
इतना कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, बहुत तरह का काम हो रहा है, उसमें हर जगह बिजली की जरूरत है। उसी बिजली से आपको सड़क पर भी लाइट जलाना है, उसी बिजली से आपको लोगों को बिजली सप्लाई भी देना है, उसी बिजली से मंत्रियों का आवास में देखिए कितना लाइट जलते रहता है, उसी बिजली से हर जगह आपको सुरक्षा के लिए आपने बड़े बड़े लाइट्स लगवाए हैं, हेलोजेंस लगवाए हैं, तो सब आपको उतने ही बिजली में देना है। और बिजली की कमी है तो कहाँ से होगा? तो नतीजा ये है कि मेट्रो का काम चल रहा है तो बिजली आपको काटनी पड़ जाती है। आप देखिए आजकल पटना में चलेंगे, पूरा पूरा सड़क में लाइट ऑफ रहता है, स्ट्रीट लाइट सब ऑफ कर दिया जाता है, पुल वगैरह पर, फ्लाईओवर्स पर जितने भी लैंप्स होते सब ऑफ कर दिया जाता है। कारण है कि बिजली उतनी ही, अब कहीं से तो मैनेज करना पड़ेगा आपको। मेट्रो का भी काम तेजी से चाहिए, आपको लोगों को भी बिजली ठीक से सप्लाई करेगा। अब देखिए यहाँ डोमेस्टिक सप्लाई में बिजली कट रही है, डेली बिजली कट रही है या डिसरप्ट हो रही है, या उसका मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, मतलब जैसे जो नेटवर्क है डिस्ट्रीब्यूशन का, वो बढ़िया क्वालिटी का नहीं है। तार वार सब बहुत जगह पुराने तार लगे हुए थे, बहुत जगह बहुत पुराने ट्रांसफार्मर थे, अब वो तुरंत तुरंत ट्रिप कर जाता था, ट्रांसफार्मर सब ट्रिप कर जाता है या तार शॉर्ट कर जाता है, तो उसका पूरा पूरा बिहार में अभी रिपेयर। सुधा, तो पूरे इसमें बिजली का रिपेयरिंग चल रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तारों का है या ट्रांसफार्मर्स हैं, वो लगातार चेंज किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से भी थोड़ा सा बिजली कट जाती है कई जगह मेंटेनेंस के कारण भी। क्योंकि मेंटेनेंस में आपको पावर डाउन करना पड़ता है, बिजली रहते तो काम होगा नहीं, और अगर काम होगा तो बिजली कटेगी, तो लोगों को थोड़ा तकलीफ भी हो रहा है। लेकिन ठीक है, लेकिन काम तेजी से रिपेयरिंग का चल रहा है। जितने भी पुराने कटे फटे तार हैं, जहाँ भी लाइंस पर, पोल्स पर, या जहाँ ज़रूरत जितनी थी पहले, अब लोड बहुत बढ़ गया, क्योंकि देखिए हर जगह तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ है तो लोगों का ज़रूरत बढ़ गया है। पहले जहाँ लोग पंखे से काम चला लेते थे तो उनको कूलर है, कूलर से चला रहे थे उनको एसी है, तो इतने ज़्यादा कूलर, पंखी, एसी या जो भी चीज़ें हैं बिजली की चलेंगी, तो जो पहले का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। नहीं तो पहले के जो तार बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं उतना लोड, वो तार जो है जल जाते हैं, शॉर्ट कर जाते हैं, ट्रांसफार्मर ट्रिप कर जाता है, क्योंकि लोड पहले से बहुत अधिक बढ़ गया है। यहाँ भी कहा जा रहा है, लोगों को कहा जाता है कि जितना आपकी लोड है उतने का आप बिजली का कनेक्शन लीजिए, लेकिन वहाँ भी लोग करते क्या है कि उनका ज़रूरत है, पता चलता है 5 किलोवाट का कनेक्शन लिए हुए 3 किलोवाट का। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि उस पर फिक्स्ड रेट एक लगता है, फिक्स्ड चार्ज लगता है मंथली, तो वो चार्ज हमें कम लगे इसके चलते लोग, या उनको पता भी नहीं होता है, बहुत मामले में उनको पता नहीं होता है कि हमारा कितना रिक्वायरमेंट है। वो देखे हाँ भाई कितने का कनेक्शन लिया जाए, तो हाँ ले लीजिए 2 किलोवाट का या 1 किलोवाट का, तो उन्होंने 1 किलोवाट का कनेक्शन ले लिया, और उन्होंने देखा नहीं कि मेरी बिल्डिंग में कितना बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। तो पता चलता है कि कनेक्शन है 1 किलोवाट का और यूज हो रहा है 3 किलोवाट। कनेक्शन है 3 किलोवाट का, लोड वहाँ बिल्डिंग में है 5 किलोवाट। तो इसके कारण गवर्नमेंट को भी सही एस्टिमेशन नहीं हो पाता है कि हमारा कितना लोड हम हो रहा है, सरकार राज्य का। और इसकी वजह से फिर क्या होता है कि ट्रिपिंग होना शुरू होता है ट्रांसफार्मर, क्योंकि वो तो उसी हिसाब से सारा इक्विपमेंट लगा होता है, चाहे वायर्स लगे होते हैं, तो इसी कारण गर्म होकर तार शॉर्ट कर जा रहे हैं या ट्रांसफार्मर ट्रिप कर जा रहे हैं। इस अब सरकार ने इस पर कड़ाई किया है, उन्होंने एक्स्ट्रा इस पर लोड पर चार्ज लगाया, फाइन वो हर महीने लेता है आपका अगर एक्स्ट्रा ज़रूरत से ज़्यादा लोड, क्योंकि अब ये चीज़ों को मॉनिटर करना आसान हो गया है स्मार्ट मीटर से। पहले मॉनिटर नहीं हो पाता था, पहले सिंपल इलेक्ट्रिसिटी मीटर थे जो सिर्फ आपका रीडिंग बताते थे कितना बिजली खपत हो रहा है, तो उसके कारण दिक्कत ये होती थी कि आपको लोड हमें पता नहीं चलता था। पता चलता है सरकार प्रोवाइड की हुई है 100 मेगावाट के लिए और हमारा लोड जा रहा है 200 मेगावाट, तो नेचुरल है कि काम नहीं करेगा, गिर जाएगा, शॉर्टेज हो जाएगा, पावर ट्रिप करेगा, ट्रांसफार्मर शॉर्ट कर जाएगा, ट्रिप कर जाएगा, जल जाएगा। लेकिन अब ये जो नए स्मार्ट मीटर्स लगे हैं, ये सारा डेटा जो है यहाँ से हम भेजते रहता है, या आप ऐप में भी अपने उसको देख सकते हैं। तो स्मार्ट मीटर्स में सारा रीडिंग लेना पॉसिबल है कि आपका घर का कितना लोड है, कितना करंट आप ड्रॉ कर रहे हैं, कितना वोल्टेज सप्लाई है, कितना देर आपका सप्लाई चल रहा है, क्या आपकी रीडिंग है,
क्या आपका करंट में भी वो बहुत सारा, मतलब बहुत एडवांस मीटर है जिससे कि वो सारा इंफॉर्मेशन जाते रहता है। तो आज सरकार को एक बेहतर आइडिया मिल रहा है कि कितना लोड एक्चुअली लोग यूज़ कर रहे हैं, और वहाँ पर फिर एक्शन भी लिया जा रहा है कि जो आप 3 किलोवाट का कनेक्शन लिए और 5 किलोवाट यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज इतना देना पड़ेगा, वो कट रहा है पैसा। और प्रीपेड हो गया है तो अब लोगों को भी पहले की तरह चोरी या ये करना कि भाई बिजली बिल ही नहीं दे रहे हैं, बिजली बिल उठा लिए बहुत, उसके बाद बिल नहीं दे रहे। अब है कि आप पहले तो आपको पे करना होगा, उसके बाद यूज़ करना। इसमें भी अभी भी पेंडिंग लोग बहुत कर देते हैं। अभी एक आदमी गया, बोला सर हम गए हुए थे पेमेंट करने वहाँ, तो बोल रहा है सर मेरा बिजली बिल बहुत आ रहा है, ये है वो है। कितना है? तो उसका पता चला कि कितना था, 97,000 के आसपास उसका था बिजली। तो बोला कि सर हम अब पिछली बार ही 32,000 जमा किए थे। तो बोला 32,000 जब किए थे तब आपका उससे पहले का बिल था, उस 32,000 के बाद आपका 97,000 हो चुका है। हम आश्चर्य से देखने लग गए कि भाई कौन आदमी इतना बिल उठाता है। ठीक है, हालांकि कई महीनों का था, लेकिन फिर भी देखिए कि 97,000 का बिल कैसे पेंडिंग हो जा रहा है। इसका मतलब स्मार्ट मीटर नहीं लगवाया है। हम लोग का तो यहाँ समझिए कि जो रिचार्ज खत्म हुआ नहीं कि मैसेज आने लगता है कि तुरंत रिचार्ज कीजिए, नहीं तो आपका विद इन 4 आवर्स बिजली काट दिया जाएगा, कट जाए, और कट भी जाता है, लेट हुआ जहाँ तो कट जाता है, फिर उस रिचार्ज कराइए तो फिर एक्टिवेट होता है। और यहाँ लोग 30-30 हज़ार, 1-1 लाख रुपया कैसे पेंडिंग करा लेते हैं बिजली बिल, इतना सरकार। और होता क्या कि लोग बिजली बिल फिर देने को तैयार नहीं, सरकार का लॉस होता है। तो बिजली की देखिए, मैंने आपको समस्या बता दी है। बिजली की जो कंपनीज हैं वो डिमांड कर रही हैं कि हमें ज़्यादा रेट मिलना चाहिए, हमारा कॉस्ट रिकवर नहीं हो रहा है बिजली पैदा करने का, बिजली का रेट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार बिजली का रेट कैसे बढ़ाए? बिजली का रेट बढ़ाएगी तो लोग जो है वोट नहीं देंगे, खिलाफ हो जाएंगे सरकार के। और फिर हम क्वालिटी सर्विस भी खोज रहे हैं कि हमें क्वालिटी भी चाहिए। हमें लाइट कटे तुरंत हम कंप्लेंट करते हैं कि लाइट कट गई है, फ्यूज़ हो गया, जल्दी आके चेक करिए। तो उनको मेंटेनेंस भी करना है, सर्विस भी, क्वालिटी भी देना है, और उनको कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो रहा है। और हम लोग जैसे ऑनेस्ट ये तो लोग देते हैं, हम लोग तो अपना रिचार्ज करा के मंथली कर रहे हैं, लेकिन कौन लोग हैं कि जो इतना इतना बिल ये करके और फिर वो पे नहीं करते हैं या क्या करते हैं, और सरकार घाटे में रहती है बिजली के। तो इस कारण बिजली की जो समस्या मैंने आपको डिटेल में समझा दी। तो यही यहाँ सबसे पहला देखिए पॉइंट क्या कहा जा रहा है कि देयर इज शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन बिहार, सो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन शुड बी इंक्रीज। तो हमारे यहाँ बिजली के जो है प्लांट लगाने होंगे ताकि हम ज़्यादा बिजली पैदा करें, क्योंकि बिजली हम बहुत कम पैदा करते हैं, ज़्यादातर हम बाहर से खरीदते हैं, या जो हमारे यहाँ कुछ प्लांट हैं भी वो हमारे गवर्नमेंट के अंदर नहीं, जैसे भागलपुर वगैरह में जो है कहलगांव, तो वो सब एनटीपीसी का प्लांट है जो कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तो बिहार गवर्नमेंट के अपने पावर प्लांट बहुत कम है, उसमें बहुत कम बिजली पैदा होती है, तो हम बहुत ज़्यादा बिजली खरीदते हैं और इस वजह से हमें बिजली महंगी पड़ती है। अभी भी देखिए हम लोग यहाँ 8 रुपये बिजली लगभग पे करते हैं, 7 से 8 रुपये, और बहुत सारे स्टेट्स में अभी भी 2 रुपये बिजली का रेट। तो कितना फ़र्क पड़ता है, महंगा देखिए कि कहाँ लोग, तो यहाँ तो बिहार में तो एसी वगैरह चलाना बड़ा सोचना पड़ता है उसमें, और बहुत जगह लोग उसका धुन के इस्तेमाल कर रहे हैं। गुजरात में आदमी 24 घंटा बिजली वहाँ एसी चलाता है, क्योंकि उसको बिजली सस्ती भी है। दूसरी बात है कि वहाँ बिजली का ज़्यादा इस्तेमाल भी है, तो इस वजह से भी सस्ती हो जाती है। ठीक है, तो हमारे ही बिल्डिंग में देखिए कि हम आपको बताएं, डेली हमारे यहाँ 100 यूनिट का खपत है, उससे डेली 100 यूनिट का खपत है लगभग। अभी गर्मी में ये हाल है कि डेली लगभग समझिए कि 70 से 100 यूनिट जाता है, मिनिमम 70 है, बढ़ जाता है तो 70, 80, 90 यूनिट, 100 यूनिट तक चला जाता है। तो इतना सोचिए कि बिजली का खर्च, तो बिजली हमें ज़रूरत है, और वो भी जब बचा के चल रहे हैं, ये भी जब है कि ये नहीं कि हम वेस्ट कर रहे हैं बिजली को, हम बहुत ही मिनिमाइज करके यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इतनी ज़रूरत है लोगों को, कुछ ज़रूरत है लोगों को, तो ज़रूरत है तो पूरा कहाँ से होगी जब तक हम पैदा नहीं करेंगे। खरीदने से तो हमें फिर महंगी मिलेगी।
और हमारी सरकार यहाँ की ऐसी है कि जो आपका सपोर्टिंग पार्टी नहीं है या आपका पार्टी का नहीं है केंद्र में सरकार, तो आपको बिजली तो महंगी ही देंगे, सस्ती देंगे नहीं। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन शुड बी इंक्रीज्ड, ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिसिटी की। अब देखिए मेट्रो भी यहाँ आई है, तो मेट्रो चलेगी किस चीज़ से? वो भी चलेगी बिजली से। मेट्रो डीजल पेट्रोल से तो चलती नहीं है। तो डीजल पेट्रोल का तो मानिए कि पूरे देश में लगभग एक रेट है, लेकिन बिजली का रेट अलग है। और अगर मेट्रो यहाँ आएगी, मेट्रो चलेगी, तो वो भी बिजली से ही चलेगी, तो उसका भी लोड बिजली यहीं से होगा। तो बिजली की हमें और ज़रूरत बढ़ रही है, तो बिजली हमें पैदा करना होगा। और रोडवेज शुड बी इम्प्रूव्ड। फिर देखिए दूसरा है रोडवेज, रोड की बात कही कि रोडवेज शुड बी इम्प्रूव। तो रोड्स आज के डेट में हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा हो चुका है, सड़क से अब हम शिकायत नहीं कर सकते हैं बिहार में। हालांकि और बेहतर रोड होगा तो और बेहतर काम होगा, ये भी है। रोडें और अच्छी बनेंगी, बेहतर बनेंगी, चौड़ी बने, और किया जा रहा है हर जगह। देखिए रोड आप देखेंगे चौड़ा किया जा रहा है, चौड़ा किया जा रहा है। पटना में बहुत जगह देखिए काफ़ी चौड़ी सड़कें हो गई हैं, बन रही हैं, तो काम हो रहा है काफ़ी रोडवेज पर, तो काम रोड्स पर ही हो रहा है काफ़ी। टू एनहांस द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट देयर मस्ट बी इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़। और साथ ही साथ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़। तो मैंने कहा आपसे बताया ही है काफ़ी डिटेल में कि एजुकेशन पर भी काफ़ी काम हो रहा है। मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी सारा आपको बता दिया है डिटेल में, और हेल्थ का भी आपको मैंने बताया कि हेल्थ पर भी काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है गवर्नमेंट। मैंने बताया था आपको डिटेल में कि हॉस्पिटल्स का सारा डेवलपमेंट हो रहा है, पेशेंट्स के लिए नए नए फैसिलिटीज़ डेवलप किए जा रहे हैं, नए नए एडवांस्ड जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है पैदा की, जो कि यहाँ पहले नहीं थे, उन सबको भी स्टार्ट किया गया है। तो हॉस्पिटल्स हों, चाहे मेडिसिन्स हों, या जो है आपका प्राइमरी क्लिनिक्स वगैरह जो भी हों, छोटे चाहे गांव में, शहर में जो हॉस्पिटल्स जो भी छोटे बड़े सब रहते हैं, पूरे हेल्थ जो है फैसिलिटीज़ का डेवलपमेंट किया जा रहा है। लोगों को बेहतर इस पर मेडिसिन्स अवेलेबल कराए जा रहे हैं। आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी आपको बहुत सारे मेडिसिन्स मिल जाते हैं, या बहुत सारे मेडिसिन्स आपको काफ़ी कम कीमत पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं गवर्नमेंट एजेंसीज़ के द्वारा, या दूसरे एजेंट जैसे अमृत स्टोर्स वगैरह होते हैं, या पीएम प्रधानमंत्री आयुष्मान, जैसे आयुष्मान योजना, देखिए बहुत बड़ी योजना आई है प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना। तो उसके तहत जो है 5 लाख रुपए तक का गरीबों का इलाज हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी स्कीम है जो है। तो हेल्थ सेक्टर में जो है काफ़ी काम हो रहा है। तो यहाँ जैसे देखिए आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर, यहाँ हमारा 4 चीज़ पर फोकस रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, एजुकेशन एंड हेल्थ। तो ये सारा पर अभी तेज़ी से काम हो रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में हम कहेंगे कि तेज़ी से काम हो रहा है। देखिए आप पटना शहर में या हर जगह देखेंगे रोड्स काफ़ी अच्छे हो गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी की जो है सुविधा काफ़ी अच्छी, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा हो गई है। हाँ, बहुत जगह देखिए अभी भी ये स्मार्ट मीटर्स लगाने का काम चल रहा है। हम थे मुजफ्फरपुर में, तो उधर जो है अभी चल रहा था स्मार्ट मीटर का काम, अभी लोगों ने बहुत जगह लगवाए नहीं थे। बिजली की वहाँ हमने देखी बड़े स्तर पर चोरी हो रही, हमने देखा बिजली लोग दिन रात। तो अब उसके कारण क्या है कि उनको रेगुलर सप्लाई भी नहीं मिलता है। जब बिजली आया सब लोग हीटर पर खाना पका रहे, सारा काम बिजली से हो रहा है, हीटर पर खाना, और बिल देना नहीं है। तो अब इसके कारण क्या है कि बिजली का सप्लाई पता चलता है दिन दिन भर बिजली गायब हो जाती है वहाँ। हम इतना वहाँ एक्सपीरियंस किए, मुश्किल था रहना कि दिन दिन भर लाइट कटी रह जाती है, काम कैसे होगा भाई। तो कारण क्या है कि लोग बिल नहीं देते हैं, बिजली की चोरी चल रही। सभी घरों में जो अच्छे वो हैं, सब लोग कास्ट के वो लोग जो हैं अपना सेटिंग किए हुए हैं कुछ ना कुछ कि बिजली का बिल नहीं उठ रहा है, या तो मीटर जला हुआ है, चाहे जैसे भी किया। तो चूंकि वहाँ बिजली का लोग पे करने को तैयार नहीं है, तो उनको रेगुलर सप्लाई नहीं है। और यहाँ देखिए कितना बढ़िया सप्लाई है, 24 घंटा सप्लाई रहता है, लाइट कटे ठीक है लेकिन आ रहा है और सप्लाई है। तो चूंकि लोग बिल भी दे रहे हैं उसका, इतना इतना हम लोग बिल दे रहे हैं, तो सप्लाई भी रेगुलर है। तो इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स,
एजुकेशन और हेल्थ की तो आप देख ही रहे हैं कि के पाठक जी ने गांव-गांव तक एजुकेशन सुधारने का ठेका ले लिया है, और एकदम गांवों में इतना तेजी से चल रहा है, शहरों की तो बात छोड़िए। तो एजुकेशन पर इतना काम हो रहा है और हेल्थ सेक्टर पर भी बहुत तेजी से काम हो रहा है। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो रहा है, जैसा होना चाहिए तेजी से हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नए उद्योग धंधे लगाने का जो है ये बात कही जा रही है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के मामले में जरूर बिहार पिछड़ा हुआ है। इंडस्ट्रीज यहाँ नहीं लग रही। अभी जो लेटेस्ट ये लगी हैं, आपका इथेनॉल का प्लांट्स लगा। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमेशा से बिहार के लिए एक मुद्दा रहा है। जब से झारखंड बट गया और सारे इंडस्ट्रीज जो थे बिहार के वो चले गए झारखंड में, और इंडस्ट्रीज के साथ साथ मिनरल के भी जो सोर्सेज थे वो सारे चले गए झारखंड। इंडस्ट्री जाने से ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, अगर मिनरल रिसोर्सेज यहाँ रहते अच्छे तो यहाँ भी इंडस्ट्री लग जाती फिर से। लेकिन दिक्कत यह है कि ज़्यादातर जो मिनरल्स वाले के जगह थे, जो जहाँ सोर्सेज थे, माइंस थे, वो सब चले गए झारखंड में। और यहाँ हमारे यहाँ बचा है बहुत लिमिटेड मिनरल्स बचा है। तो जहाँ नेचुरल है कि मिनरल्स नहीं होगा वहाँ इंडस्ट्रीज लगाना मुश्किल है। और दूसरे तरह की इंडस्ट्रीज जैसे अभी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की, देखिए पूछा मेंस में पूछा भी गया है क्वेश्चन में भी कि बिहार में किस तरह के इंडस्ट्रीज की ज़रूरत है, कैसे डेवलप किया जा सकता है, या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का क्या स्कोप है बिहार में, ये सब सवाल आ चुका है मेंस में। तो जैसे देखिए कि एथेनॉल प्लांट लगाया गया। एथेनॉल प्लांट लगाया गया तो वो क्या है, क्या करता है, शुगर केन का वो शुगर को कन्वर्ट कर देता है एथेनॉल में, और वो एथेनॉल अलग अलग पर्पस के लिए यूज होता है। तो ये क्या है, वो शुगर केन को वो लेते हैं अपना रॉ मटेरियल के रूप में, यानी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो शुगर केन से एथेनॉल दे रहा है। तो एथेनॉल प्लांट्स लगाए गए हैं, और उस एथेनॉल का यूज़ चाहे तो इंडस्ट्रीज में हो रहा है या बायोफ्यूल की तरह मिक्स करके हो रहा है। ग्रीन फ्यूल देखिए, जो ग्रीन आपको ग्रीन नाम से जो मिलता है वो यही एथेनॉल मिलाया हुआ फ्यूल होता है, जिसमें कि वो ज़्यादा क्लीन जलता है नॉर्मल पेट्रोल से, धुआं कम देता है, लेकिन थोड़ा सा उसका परफॉर्मेंस भी कम होता है पेट्रोल की बजाय। तो उसको चूंकि इन्वायरमेंट को लेके हमारा कंसर्न है कि हमें पोल्यूशन कम करना है, तो इसके लिए उस ग्रीन फ्यूल को या बायोफ्यूल को यूज़ किया जा रहा है, एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल यूज़ किया जा रहा है। तो वहाँ एथेनॉल का यूज़ हो रहा है, एथेनॉल प्लांट्स का यूज़ हो रहा है, ताकि पेट्रोल की भी कीमत को कम किया जा सके। तो एथेनॉल प्लांट्स लगाए गए, लेकिन और इंडस्ट्रीज लगाना अभी तो लगा नहीं है। लेकिन हम अगर गौर करें तो किस तरह के इंडस्ट्री लगाए जा सकते। देखिए हमारे यहाँ जब एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है हमारा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, रॉ प्रोडक्ट्स के हमारे यहाँ क्या है, एग्रीकल्चर सारा चीज़। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज ही हमें लगाना हमारे लिए बेहतर होगा फिलहाल। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है तरह तरह के जो है, चाहे तो वो मतलब फूड प्रोसेसिंग कहिए, तरह तरह के फूड बनाने वाले, तो वो चीज़ें हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ही हमारे यहाँ अभी बेस्ट ऑप्शन है। तो उनको जितना उसको बढ़ावा देना होगा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को। देखिए आफ्टर बिहार झारखंड पार्टीशन, बिहार वॉज डिप्राइव्ड ऑफ इंडस्ट्रीज, ओनली द शुगर मिल्स विच वर क्लोज्ड वर लेफ्ट इन बिहार। देखिए बिहार में भी कौन से शुगर मिल रह गए थे जो कि बंद हो चुके थे, वो ऐसे शुगर मिल बच गए थे जो बंद हो चुके थे। फॉर द रिवाइवल ऑफ द इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू ईयर्स, effort was made to increase and promote the foreign capital investment in the country। तो बिहार में जो इंडस्ट्रीज थे भी बचे हुए वो बंद हो चुके थे, जैसे शुगर इंडस्ट्री। तो देखिए इसीलिए अभी एथेनॉल प्लांट जो लगाए गए ताकि शुगर केन का प्रोडक्शन को उसमें इस्तेमाल किया जाए। जो शुगर इंडस्ट्रीज बंद थे, शुगर इंडस्ट्रीज को चालू किया जाए, जो शुगर केन हो रहा है उसको साथ ही साथ एथेनॉल में हम यूज़ करें, एथेनॉल का प्रोडक्शन करें। तो कोशिश किया जा रहा है इसमें, और इसमें आप लोग को सोचने की ज़रूरत है कि क्या और लगाया जा सकता है, किस तरह के। ये देखिए सोचिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप
सोचिएगा, आपको बिहार का आप पढ़ चुके हैं ज्योग्राफी, क्या क्या क्रॉप्स उगते हैं, क्या क्या मिनरल्स हैं हमारे यहाँ, ये सब आप जानते हैं। और आप ही लोग की जिम्मेदारी, कल को आप ही लोग अधिकारी बन के प्लान बनाएंगे अगर तो क्या उद्योग धंधे लगाए जा सकते हैं बिहार में जिसमें कि यहाँ की इकोनॉमी डेवलप हो, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। तो ये सोचना, ये प्लान करना आप लोग का काम है। और सोचिएगा इसको, अगर आप सोच पाए कुछ नया और उसको लिख पाए या बता पाए इंटरव्यू में, बहुत अच्छा रैंक में चले जाइएगा। क्योंकि वो आप ही लोग से उम्मीद करते हैं कि भाई आप लोग कल को आएंगे अधिकारी बन के, तो आप ही लोग को जानकारी होना चाहिए, आप ही लोग सुझाव देंगे ना सरकार को। तो इसीलिए इस पर वर्क कीजिएगा, अपना माइंड में इस पर वर्क कीजिएगा। आप देखिएगा ज्योग्राफी आपको कराया जा चुका है, कहाँ कहाँ क्या मिनरल्स है, क्या एग्रीकल्चर में क्या क्या उगता है, क्या है, और क्या इंडस्ट्रीज लगाने का पॉसिबिलिटी है, इस पर सोचेंगे, तैयार करेंगे सजेशंस जो है। और इसमें आपको इकोनॉमिक सर्वे से भी काफ़ी मदद मिलेगा। जब इकोनॉमिक सर्वे हम लोग लेटेस्ट सारा चीज़ का प्रोडक्शन वगैरह देखेंगे, एग्रीकल्चर का, मिनरल्स का, वहाँ भी सुझाव दिया गया होगा कि क्या क्या किया जा सकता है। जैसे अभी तक का जो सुझाव है वो कौन दे रहा है, तो वो जो भी अधिकारी लोग हैं वो इसी इकोनॉमिक सर्वे में लिखा जाता है। तो इकोनॉमिक सर्वे जब आप पढ़ेंगे, चैप्टर्स जो जुड़े हुए हैं एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्रीज का, वहाँ आपको मिलेगा कि किस तरह के इंडस्ट्रीज लगाए जा रहे हैं और क्या लगाए जा सकते हैं। और उसमें कुछ आप लोग को भी अपना दिमाग इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, अपना डेवलप करने की सोच को ज़रूरत है उस मामले में कि क्या इंडस्ट्रीज लगा के इस राज्य का इकोनॉमी को डेवलप किया जा सकता है। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 6, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को कम करना या हटाना। तो गरीबी भी हमारे यहाँ आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। तो इसलिए जो है, अब आपने पढ़ा है कि जब गरीबी होगी, जब पैसा नहीं अवेलेबल होगा, सेविंग्स नहीं होंगे, तो आपके पास कैपिटल कम होगा। कैपिटल कम होगा तो आप नया रोज़गार धंधा नहीं शुरू कर पाएंगे। जब नया रोज़गार धंधा नहीं शुरू कर पाएंगे तो पुराना जो है, जो लगे हुए हैं जिस भी चीज़ में, उसमें प्रोडक्टिविटी लो है, तो गरीबी वैसे की वैसी बनी रहेगी। देखिए, पॉवर्टी हैज़ द बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑन बिहार। बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी की मार है। मोर देन 42% ऑफ द पीपल आर अंडर पॉवर्टी लाइन। 42% से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज शुड बी इंक्रीज्ड। रोजगार के मौके जो हैं वो बढ़ाए जाने चाहिए। टू इंक्रीज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, द पीपल ऑफ बिहार शुड बी गिवन ट्रेनिंग इन डिफरेंट फील्ड्स। तो अपना रोजगार धंधा ज़्यादा से ज़्यादा शुरू करने के लिए लोगों को ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। तो इस पर काम करने की ज़रूरत है। बीच में बहुत सारा स्किल इंडिया मिशन और उसके तहत जो है डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया के तहत प्रोग्राम शुरू किए गए थे ट्रेनिंग के। बिहार में भी मैंने देखा था, जब दिल्ली में था तो यहाँ शुरू किया, ऐसा मैंने डेटा देखा था कि बहुत सारा सेंटर चल रहा है जहाँ ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो लेकिन अभी उसकी क्या सच्चाई है, उसमें परफॉर्मेंस क्या है, देखना पड़ेगा। तो उसमें कहने का मतलब है कि लोगों को हर तरह का ट्रेनिंग दिए जाने की ज़रूरत है ताकि वो अपना रोज़गार धंधा शुरू कर सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के मौके हमें यहाँ पैदा करने होंगे, सरकार को पैदा करने होंगे, सरकार की जिम्मेदारी है, ताकि लोग कुछ काम धंधे में लग सकें और अपना रोज़गार चला सकें। तो गरीबी कम होगी, लोगों के पास कुछ पैसा होगा, तो वो धीरे धीरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, अपना काम काज डेवलप कर सकते हैं। जहाँ जो भी रोज़गार में लगे हुए हैं, अगर उनकी कमाई होगी तो बचत होगी, बचत होगी तो उसको कैपिटल के रूप में यूज़ करेंगे, यूज़ करेंगे तो डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा तो उनका इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो उनका गरीबी दूर होगी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होगा तो इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा। एक ब्रेक लेते हैं अभिषेक, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो लगभग 15-20 मिनट का, या हो सकता है ज़्यादा देर का ब्रेक हो, फिर हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे आज।